नेक्स्ट टॉपिक है क्लास ए पावर एम्पलीफायर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले हमने बेसिक आइडिया लिया था कि किस प्रकार स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और पावर या लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर एक दूसरे से अलग है। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो पावर एम्पलीफायर होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो करंट को ही एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि जो सोर्स की डीसी है, उस सोर्स की डीसी जो होती है इस डीसी को कन्वर्ट करते हैं एसी में। और जितना अच्छा ये एसी में कन्वर्ट कर पाते हैं उतना ही एफिशिएंट या इनकी एफिशिएंसी होती है। तो इनकी एफिशिएंसी को हम ईटा से निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जितना अच्छा ये एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट कर पाएंगे उतना ही अच्छा ये एक पावर एम्पलीफायर कहलाएगा। और इसके अलावा भी इनके फर्दर सब डिवीज़न हैं, उन सब डिवीज़न को अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो आपके जो पावर एम्पलीफायर है उनमें जो डिवीज़न कर रखे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक है आपका क्लास ए पावर एम्पलीफायर, दूसरा है क्लास बी, तीसरा क्लास सी, डी, इस तरह से इनकी जो है क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। अब क्लास ए के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो क्लास ए के अंदर वो एम्पलीफायर आते हैं जो कि 360 डिग्री के लिए रोटेट करते हैं या कंडक्ट करते हैं। 360 डिग्री एंगल के लिए कंडक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। अगर ये 180 डिग्री कंडक्ट करते हैं तो ये कहलाते हैं क्लास बी एम्पलीफायर। और अगर ये लेस देन 180 डिग्री कंडक्ट करते हैं, लेस देन 180 डिग्री, तो ये कहलाते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास डी आपके कोर्स में नहीं है, तो आपके कोर्स में केवल क्लास ए, बी और सी ही है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर से। तो जैसा कि बताया कि ये इस प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं जिसमें ये 360 डिग्री के लिए कंडक्ट करते हैं। तो ये कैसे कंडक्ट करते हैं इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है फिगर 3 के अंदर। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इसके इनपुट पर आप ये सिग्नल लगाया, तो इसके इनपुट पर सिग्नल लगाओगे तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आपका कैपेसिटर जो क्या बोलते हैं इसको, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, इस कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सिग्नल मिलता है वो है आपका आउटपुट सिग्नल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो सिग्नल आ रहा है अगर वो पूरा 360 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है तो ये कहलाएगा आपका क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसको कैसे समझेंगे, ये आपका इनपुट सिग्नल है ये जो यहाँ दे रखा है, और ये है आपका आउटपुट सिग्नल। तो जैसे जैसे इनपुट सिग्नल पॉजिटिव से जो है नेगेटिव की तरफ जाता है, या यूँ कहें कि जीरो से नेगेटिव गया, फिर वापस ये जीरो पर आया, जीरो से पॉजिटिव गया, फिर ये वापस जीरो पर आया, तो एक कंप्लीट साइकिल होता है। यानी कि वो इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल में चलता है। तो ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 360 डिग्री फेज होता है। ठीक है, तो 0 से 360 के बीच में आउटपुट पूरा पूरा मिल रहा है, तो ये आपका कहलाएगा क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ से डायग्राम से आपने ये चीज़ समझ ली कि जो इनपुट आ रहा है आपका और जो आउटपुट आ रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। डिस्टॉर्शन नहीं है तो ये इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आउटपुट जितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका डिस्टॉर्शन लगभग जीरो ही है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है, वो बहुत कम होती है, लगभग 25 to 50% के अराउंड होती है। डिपेंड करता है कि आप ट्रांजिस्टर कौन सा यूज़ ले रहे हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने बताई थी आपका क्यू पॉइंट जो है, ये आपका है क्यू पॉइंट, और ये जो आपको दिख रही है ये है लोड लाइन। तो लोड लाइन पर ये आपका क्यू पॉइंट दे रखा है, और क्यू पॉइंट के अंदर भी ये जो Q1 और Q2 पॉइंट है ये इसकी एक्सट्रीम लिमिट है, यानी कि ये सैचुरेशन वाली लिमिट है, सैचुरेशन रीजन वाली लिमिट, और ये वाली जो है कट ऑफ रीजन की लिमिट है। तो सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में ये क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है, इस तरह से ये मूव होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर इससे बाहर चला जाएगा या फिर इस रीजन से बाहर चला जाएगा
तो आपको डिस्टॉर्शन मिलेंगे। ओके, इसलिए ये जो लिमिट है आपकी Q1 और Q2 की, इसके अंदर अगर सिग्नल रहता है तो आपका फुल कंडक्ट करेगा। तो ये आपका क्लास ए एम्पलीफायर है। तो इस डायग्राम से जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये है कि एक तो Q पॉइंट है, Q1 है, Q2 पॉइंट है, और लोड लाइन मैंने आपको पहले बता दी थी कि वाई एक्सिस पर आप IC लेते हैं, एक्स एक्सिस पर आप वोल्टेज लेते हैं, DC वोल्टेज VCE, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। और अब जब हम सिग्नल लगाते हैं तो सिग्नल का जो आपका मिनिमम पोर्शन है, कौन सा सिग्नल का कौन सा मिनिमम पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहाँ VCE मिनिमम लिखा हुआ है, जहाँ Q1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है ना, और ये है आपका मैक्सिमम वाला पोर्शन VCE मैक्सिमम, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो करंट मिलेगी IC मैक्सिमम और IC मिनिमम। Q पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक वोल्टेज मिलता है VCEQ, तो ये आपका VCEQ हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगी वो हो जाएगी आपकी ICQ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके बेसिस पर हम आगे डेरिवेशन करेंगे और इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसकी एफिशिएंसी और इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो DC पावर बैटरी जो आपने लगा रखी है जो जिससे कि बाइसिंग होती है, उस पावर बैटरी से अगर मैं पावर निकालूँ कि कितनी DC पावर इस सर्किट के अंदर जा रही है, तो वो कितनी होगी VCC इंटू ICQ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, VCC इंटू ICQ, जहाँ VCC मैक्सिमम पावर है, यहाँ आप देख लें, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो करंट मिलेगी हो जाएगी IC। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको जो पावर मिलनी थी टोटल DC पावर हो जाएगी VCC जो कि बाइसिंग वोल्टेज है, और ICQ उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट। अब ये जो पावर है इसके दो यूज़ आएंगे। एक तो देखो हीट डिसिपेटेड, यानी कि जो ऊष्मा की हानि है, हीट की जो हानि, ऊष्मा की जो हानि है या ऊर्जा की जो हानि है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, जिसको हीट डिसिपेशन कहते हैं। तो ये कलेक्टर के अक्रॉस निकलती है, कलेक्टर लोड पर, क्योंकि करंट का मैक्सिमम ड्रॉप जो है कलेक्टर और नीचे जो RE है वहाँ होता है। तो कलेक्टर पर जो यानी लोड पर जो होता है सबसे ज़्यादा वही होगा, क्योंकि लोड आपका हैवी लोड होता है तो उसकी RC की वैल्यू हाई होती है। तो जो पावर आएगी DC पावर जिसको जो कि लॉस के रूप में जाएगी एट लोड रेजिस्टेंस, वो होगी ICQ। देखो पावर क्या होती है I²R, तो I की जगह आ जाएगा ICQ² इंटू RC, और जो बची हुई पावर है वो जाएगी सर्किट के अंदर। तो बची हुई पावर कितनी थी, तो इनपुट कितनी दी आपने VCC ICQ, इनपुट आपने कितनी दी VCC ICQ, और उसमें से ये पावर लेस कर दो तो बची हुई पावर आपकी ये मिलेगी, इनका अंतर। ओके, अब जब आप ये सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट पावर आपको मिलेगी वो कितनी होगी, तो वो देखिए। तो आउटपुट पावर कितनी होगी, तो आउटपुट जब भी देखेंगे, क्योंकि आउटपुट में क्या आ रहा है आपका AC सिग्नल आ रहा है, तो AC सिग्नल जब भी आता है तो उसकी पावर हमेशा RMS के रूप में निकाली जाती है। तो I² RMS इंटू RC, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, I²R की जगह V²/R लिख सकते हो, तो V²RMS अपन RC भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखो या ये लिखो। ये करंट के फॉर्म में है और ये वोल्टेज के फॉर्म में है, तो आप वोल्टेज के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आपका जो आउटपुट AC जो होगा वो आपको याद रखना चाहिए Vm²/2RC आएगा, क्योंकि V²RMS जो है, RMS की वैल्यू जो होती है वो तो पीक वैल्यू की √2 होती है। तो जब V²RMS करेंगे तो Vm²/2 हो जाएगा। तो आउटपुट AC वोल्टेज आपके पास, और इनपुट DC जो पावर जो है वो आ गई आपके पास, है ना। अब जो आउटपुट पावर है उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप ये देखें कि जो पावर है वो क्या होता है V इंटू आई होता है ना, P = V इंटू आई होता है।
तो V की जगह हम लिखेंगे V RMS और I RMS, ठीक है। तो देखिए, एक तो लिखा VCE मैक्सिमम माइनस VCE मिनिमम, तो ये आया कहाँ से, तो आप इस ग्राफ से देखिए VCE मैक्सिमम माइनस VCE मिनिमम, तो आपको पीक टू पीक मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा V पीक टू पीक वोल्टेज। और V पीक टू पीक वोल्टेज में जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो केवल पीक वोल्टेज मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का। और अगर आपको RMS वोल्टेज निकालना है, RMS, तो आएगा पीक वोल्टेज का √2, या फिर V पीक टू पीक अपॉन 2√2, ठीक है। तो जहाँ V पीक टू पीक अपॉन √2 आ रहा है, वहाँ पर हमने लिखा है VCE मैक्सिमम माइनस VCE मिनिमम अपॉन 2√2, है ना। पीक टू पीक का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसी प्रकार से करंट के केस में भी हमने मैक्सिमम माइनस मिनिमम लिखा पीक टू पीक। तो सिंपली 2√2 इंटू 2√2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलाए तो पावर पॉइंट बी जो लिखा है, पावर डिसिपेटेड बाय द कलेक्टर रीजन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एक्सप्रेस्ड बाय PCDC अंडर जीरो सिग्नल कंडीशन। देखिए, पावर एम्पलीफायर में क्या होता है कि जब आप इनपुट सिग्नल नहीं भी लगाते हैं तो भी DC पावर सप्लाई के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको कुछ मिलता है, और वो हीट के रूप में, लॉस के रूप में चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप इनपुट नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको आउटपुट कुछ मिलता है, वो जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो लॉस के रूप में जाता है बेसिकली। तो पावर डिसिपेटेड बाय द कलेक्टर रीजन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एक्सप्रेस्ड बाय PCDC अंडर जीरो सिग्नल कंडीशन, देयर इज नो AC पावर आउटपुट। वो सारी हीट के रूप में लॉस में चला जाता है। हेंस all the power given to the transistor is wasted as heat, thus the transistor dissipates maximum power under zero signal condition। तो मैक्सिमम पावर आपको लॉस में जाता है अगर आपने इनपुट नहीं लगाया है तो, ठीक है। इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि आपने DC पावर इनपुट में लगाई तो कुछ पावर चली गई हीट के रूप में, लॉस हो गया, और बची हुई जो पावर होगी वो ट्रांजिस्टर को मिलेगी। अब उसमें भी बची हुई पावर में भी दो पोर्शन इसके देखिए, एक तो फिर से हीट के रूप में जाएगा क्योंकि जब आप इनपुट सिग्नल देंगे तो वो भी आपका जो हीट के रूप में कुछ ना कुछ पोर्शन उसका जाएगा। तो हीट लॉस्ट इन ट्रांजिस्टर दैट इज़ एट कलेक्टर रीजन, और AC पावर जो दूसरा पोर्शन मिलेगा इसका, वो AC पावर मिलेगा अक्रॉस लोड PCAC। तो ये जो दो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये पहला बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला पहला नंबर का तो हो गया नो आउटपुट सिग्नल, और ये दूसरा है फुल इनपुट सिग्नल के केस में। तो जब आप पहले केस में देखते हैं तो नो आउटपुट सिग्नल, तो इस केस में क्या होता है, DC पावर डिसिपेटेड इन लोड और DC पावर डिसिपेटेड इन ट्रांजिस्टर ये मिलता है। और फुल इनपुट सिग्नल के केस में DC पावर डिसिपेटेड इन लोड, देखो DC पावर का डिसिपेशन तो हमेशा होगा ही होगा, और जब फुल इनपुट सिग्नल लगा रखा है तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ट्रांजिस्टर, यानी ऊपर जो फ्लो चार्ट है उसको एक बॉक्स में आपको समझा रखा है, नथिंग स्पेशल, ओके। तो जो हमने अभी एक P0AC का फॉर्मूला लिखा था उसको यूज़ लेना हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो हमने एफिशिएंसी निकालनी है किसकी, क्लास A पावर एम्पलीफायर की। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी यानी दक्षता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि किसी पावर एम्पलीफायर के द्वारा कितनी DC ली गई और उसको कितनी AC में कन्वर्ट किया गया उसका अनुपात। तो ऊपर आएगा AC पावर डिलीवर्ड टू द लोड, यानी कि कितनी AC पावर को लोड को दिया गया, और कितनी, और डिवाइड में आएगा कितनी DC सप्लाई से उसने पावर एब्जॉर्ब करी या ली, तो उनका रेशियो। तो AC पावर तो आ जाएगी ऊपर और DC पावर आ जाएगी नीचे। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P0AC अपॉन PINDC। अब P0AC का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ये मिलेगा, और PINDC का फॉर्मूला आपका मिलेगा VCC इंटू ICQ। तो ईटा निकालेंगे तो ईटा आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ किताबों में इसको और सिंप्लीफाई करके एफिशिएंसी 50% तक निकाली गई है, कुछ किताबों में इसको 25% करके भी निकाली गई है। वो डिपेंड करता है कि इसने कितना जो है एस्टिमेशन करके निकाला है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वी सी ई मैक्सिमम जो है वो वी सी ई मैक्सिमम को मैं अगर वी सी के बराबर मान लूँ, या वी सी ई मिनिमम को मैं 0 के बराबर मान लूँ। इसी प्रकार से आई सी मैक्सिमम को आई सी क्यू और आई सी मिनिमम को 0 मान लें, तो ये कुछ कुछ कट जाएगा, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको कुछ एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये एक एस्टिमेशन है। आप चाहें तो यहाँ तक भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं जितना इस डेरिवेशन में आपको दे रखा है, और आप चाहें तो उसको एक एग्ज़ाम्पल से भी समझा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको दिलवाएगा जब आप इसको एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। तो कलेक्टर एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि पी नॉट ए सी अपॉन पी टी आर डी सी, ये एक अलग फार्मूला है, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। मैक्सिमम ए सी पावर लोड में कब जाएगी? इन दिस केस वी एज्यूम एट लीस्ट थियोरेटिकल। देखो ये जो टर्म लिखी हुई है ना थियोरेटिकल, हम थियोरेटिकल ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा संभव है कि, क्या संभव है? देखिए जो लोड लाइन इन्होंने बना रखी है, जहाँ पर एक क्यू पॉइंट है, सिग्नल जो है मैक्सिमम इस लिमिट तक जा रहा है और यहाँ पर मिनिमम इस लिमिट तक जा रहा है, जबकि हमने देखा था वो Q1 और Q2 तक जाना चाहिए था। तो थोड़ी देर के लिए इसने लिमिट एक्सटेंड कर ली है यहाँ से यहाँ तक, और लिमिट एक्सटेंड करके इसने वापस एफिशिएंसी के लिए फार्मूला डिराइव किया है। तो इस केस में जो एफिशिएंसी आएगी वो 50% आएगी और वो मैक्सिमम होगी इस केस में। तो यहाँ से आप जब पी नॉट ए सी निकालेंगे मैक्सिमम, तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 आई सी स्क्वायर इंटू आर सी। और अगर मैं इसको वी सी ई क्यू के रूप में लिखूँ तो ये हो जाएगा 0.5 वी सी स्क्वायर अपॉन आर सी। तो ये पी नॉट ए सी आया, है ना। अगर मैं इसको पी आई एन डी सी से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? वी सी स्क्वायर अपॉन आर सी। तो अब इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा इस फार्मूले को, और इसको सेट करके जब करेंगे तो आपको ये 50% के रूप में कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको डी सी आई स्क्वायर आर के रूप में दे रखा है, और यहाँ पर आई स्क्वायर आर, यहाँ 0.5 आ रहा है और वहाँ पर आ रहा है 1। जब आप यहाँ देखते हैं पी आर सी डी सी देखते हैं तो आई स्क्वायर आर सी के रूप में आता है, और यहाँ देखते हैं तो 0.5 आई स्क्वायर आर सी के रूप में आता है। तो ये 50% जो है आपका एफिशिएंसी मिलेगी जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो और एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है, वोल्टेज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रखी है, और आपको पूछ रहा है कि आप इसका पावर आउटपुट बताइए। तो वी सी आर एम एस की वैल्यू आपको फार्मूला दे रखा है, वी सी फार्मूला आपको याद रखना है, वी सी मैक्सिमम माइनस वी सी मिनिमम डिवाइड बाई 2√2। तो 20 माइनस 10 आपको दे रखा है, डिवाइड बाई 2√2 किया तो आर एम एस वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आपको करंट की दो वैल्यू दे रखी है, 10 मिली एम्पियर, और एक तो आपको 10 मिली एम्पियर दे रखी है और दूसरा आपको दे रखी है 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से भी 10 माइनस 5 करके 2√2 डिवाइड करेंगे तो आपको करंट की भी आई सी आर एम एस मिल जाएगी। उस पावर निकालेंगे ए सी तो आपको 6.25 मिलेगी। तो ए सी पावर है। ओके, तो इन्होंने पूछा था आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन आर एम एस वैल्यूज़ ऑफ कलेक्टर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट, तो आपने निकाल ली इसमें से। एफिशिएंसी इसने पूछी नहीं, इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने एफिशिएंसी पूछी है। क्लास ए एम्पलीफायर दे रखा है जिसमें वी सी सी आपको दे रखा है, आर सी दे रखा है, वी सी क्यू दे रखा है, आई सी क्यू दे रखा है, और कलेक्टर करंट की एक रेंज दे रखी है। तो आपको डिफरेंट चीज़ें पूछी हैं, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जो जो चीज़ें पूछी वो हमने निकाली होगी। तो पी आई एन डी सी इन्होंने फार्मूला जो दे रखा वी सी सी इंटू आई सी क्यू से निकालोगे तो 10 वोट आया। पी आर सी डी सी निकाला 5 वोट आएगा। पी आउटपुट ए सी निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर सी आएगा फार्मूले से। अब इसमें आई की वैल्यू हमने निकाल ली। आई की वैल्यू आप ये समझ, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। 250 मिली एम्पेयर को 0.25 एम्पेयर के रूप में लिखा है और उससे आर एम एस वैल्यू निकाली है। तो पी की वैल्यू दे रखी है, उससे डिवाइड बाई √2 किया तो आई आ गया।
अब पी नॉट ए सी निकाला तो आई की वैल्यू अपने पुट कर लिया, आर सी दे रखा है तो यहाँ से आपको पी नॉट ए सी मिल गया। तो पावर डिलीवर्ड जो है वो जो अंतर के रूप में आएगा, तो 10 - 5 करके 5 वॉट यहाँ से निकाला, और डीसी पावर अगर वेस्टेड निकालनी है तो वो भी 10 - 5 माइनस 0.625 और करेंगे एसी वॉट। अब एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी कैसे निकली ओवरऑल, तो 0.625 जो आ रही थी पी आउटपुट एसी, ये जो आ रही थी 0.625 डिवाइड बाई 10 क्या था आपका ओवरऑल डीसी जो आपने हमने इनपुट में लगाया था वो है, और ये आउटपुट में एसी कितना मिला इसका रेशियो इंटू 100 किया तो 6.25%। तो ये वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से जो है लोड लगाया है, किस प्रकार से आपकी इनपुट में डीसी पावर सप्लाई है। कलेक्टर का निकालोगे तो 12.5% निकलेगा। तो इस तरह से आप दूसरे एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं, और ये एक और एग्जांपल दे रखा है तो आप इसको पॉज करके वीडियो को, इस एग्जांपल को आप समझ सकते हैं। और इसमें भी एफिशिएंसी निकाली हुई है 12.53% एंड कलेक्टर ओवरऑल एफिशिएंसी जो है 6.48% इसमें निकाली गई है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। तो अभी फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे।